नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस राजा बनाम महाराजा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग जारी है। इसमें अभी तक तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच ही वार पलटवार का दौर चल रहा था। अब इसमें राजा और महाराजा यानी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी आमने सामने आ गए हैं। आए दिन इनके बीच तनातनी देखने को मिल रही है। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए राजा महाराजाओं को खरीद लिया, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब विधायक को खरीद नहीं पाए। मीडिया ने जब दिग्विजय सिंह से पूछा कि यदि इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कोई नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह विरोध पर उतरकर बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो कांग्रेस क्या करेगी। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाकाल कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। तो इस तरह से जो जुबानी जंग है दोनों के बीच जो जारी है। दिग्विजय बोले, बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराने राजा और महाराजाओं को खरीद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि हे महाकाल, दिग्विजय सिंह के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उसी अंदाज में पलटवार भी देखने को मिला। सिंधिया का ट्वीट, हे प्रभु महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी पैदा ना हो। मध्य प्रदेश की सियासत में जुबानी जो जंग है वो तेज है, जारी है। आज इसी से जुड़े जो मसला है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे, फिर आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर रोहित नायक, कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता। रोहित जी, आपका स्वागत। और सबसे पहले देवदत्त जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से जो जंग है अमूमन जो चल रही है अभी, वो सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच में है। लेकिन गाहे बगाहे जिस तरह से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो चीज होती है, जो वार पलटवार होता है, और खास तौर पर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के निशाने पर जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं, वो निशाने पर रहते हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में एक ये फैशन भी हो गया है अब कि अपनी टीआरपी बढ़ाना है, अपना कद बढ़ाना है, तो इस तरह की बयानबाजी शुरू की जाए। और अब तो जैसे मैच में होता ना कि चुस्त फील्डर लगा दिया जाता है, कोई अच्छा स्ट्राइक रेट वाला है, फॉरवर्ड जो गोल करता है तो उसके पीछे एक फील्डर लगा दिया जाता है। एक तरह से जोड़ी बना ली है। जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिवराज सिंह की एक जोड़ी बन गई है और एक राजा और महाराजा की अब जोड़ी मैदान में आ गई है कि किसके जवाब कौन देगा, किसकी फील्डिंग कौन करेगा। लेकिन बात वही है कि इस तरह की जो जंग, जुबानी जंग छिड़ी है, उससे आप अपनी टीआरपी बढ़ा सकते हैं, चर्चाओं में रह सकते हैं, लेकिन इससे क्या स्थायित्व, लोकप्रियता या कुछ ऐसा उससे कोई पार्टी को फायदा हो सकता है क्या, ये सोचना चाहिए। केवल व्यक्तिगत लेकिन देवदत्त जी, एक सवाल ये भी है कि ये टीआरपी के साथ क्या एक टीस है ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी भी, चाहे वो पीसी चीफ कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, अभी जो टीस सरकार गिरने के बाद थी वो लगातार बरकरार है और यही कारण है कि इस तरह के बयान सामने आते हैं।
वो तो होता ही है, प्रतिशोध की ज्वाला है वो तो। आप देखिए कि उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, सुपर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहे जाते थे। तो जो दोनों जन पूरी सत्ता चला रहे थे, तो जब उनकी सरकार गिर गई तो वो किसके कारण गिरी? उसके कारण स्वाभाविक है, आज पंच भी यदि दगा दे जाए या बाढ़ पार्षद भी दगा दे जाए तो उसके प्रति कितनी दुर्भावना बनती। फिर तो ये पूरी सरकार गिरा दी सिंधिया और उनके विधायकों ने, तो वो तो रहेगी, स्वाभाविक है। और उसके पहले से भी थे इन लोगों में अदावत जो पुरानी है, लेकिन व्यक्तिगत अदावत को राजनीतिक मुद्दे पे और प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने के लिए मुझे लगता है उपयोग नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। अभी देखें आपकी भीषण गर्मी पड़ रही है, पेयजल की कितनी समस्या हो रही है, यहाँ तक कि पशुओं तक को अब परेशानी होने लगी है। कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, और भी कितने लॉ एंड ऑर्डर, कितनी मुद्दे हैं जिन पे सरकारी पक्ष को अपना वो रखना चाहिए कि हम इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं, इस पे ये सहयोग चाहिए विपक्ष का, और विपक्ष को उन मुद्दों पे सरकार को मजबूर कर देना चाहिए कि आप इसको हल करिए। चलिए, मैं आता हूं देवदत्त दुबे साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे हमारे साथ में हैं। ब्रजेश जी, अगर कांग्रेस अभी भी मानती है सबसे बड़ा विलन किसी को बीजेपी में, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जिस तरह से कहा है दिग्विजय सिंह ने, कहा जिस तरह से कि हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। देखिए राजेश जी, कि दिग्विजय सिंह जी की व्यक्तिगत खींच है और देवदत्त दुबे साहब ने उनके बारे में बारीकी से विश्लेषण किया। दो राज परिवारों के बीच की अदावत हो सकती है, लेकिन इसमें जनता को किसी तरह से हानि ना पहुंचे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी खुद के नेता नहीं थे। आज मैं कुछ चीजें आपको स्पष्ट कर दूं इस महत्वपूर्ण चैनल में बैठकर। मध्य प्रदेश की राजनीति में 1956 के गठन के बाद, जिसे 90 तक का दशक देखा है, 2000 के दशक का दशक देखा है, दुबे जी और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में तब यहाँ दो ही नेताओं की तूती बोलती थी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा के बाद पंडित श्यामाचरण शुक्ला की और अर्जुन सिंह की। कालांतर में कभी अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने या कभी श्यामाचरण शुक्ला जी, दोनों 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो जो यहाँ पर राजनीतिक पट्टी थी, वो पट्टी अर्जुन सिंह जी की थी मध्य प्रदेश में, वो कोई दिग्विजय सिंह जी की पट्टी नहीं थी। शुक्ल बंधुओं के छत्तीसगढ़ में शिफ्ट होने के बाद वो उसमें से कुछ लोग सिंधिया जी के साथ चले गए, कुछ वोरा जी के साथ या मध्य प्रदेश के अन्य नेताओं के साथ चले गए। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो ये था कि श्यामाचरण शुक्ला जी की राजनीति, ब्राह्मण लीडरशिप थी, वो श्यामाचरण जी के साथ थी, और ठाकुर लीडरशिप दिग्विजय सिंह के साथ। और उस राजनीति में दिग्विजय सिंह जी ने अर्जुन सिंह जी की बनाई हुई फील्ड में बैटिंग किया, उनकी खुद की कोई फील्ड नहीं थी। ये अलग बात है कि अजय सिंह राहुल जी उनके दामाद हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी का, अगर आप विंध्य प्रदेश देखें तो विंध्य क्षेत्र में वो अपने दो गुरु और गुरुदेव के बीच में लड़ाई लड़ाते रह गए। पंडित श्रीनिवास तिवारी को वो अपना गुरुदेव बोलते थे, अर्जुन सिंह जी को अपना राजनीतिक गुरु बोलते थे। और एक स्थिति ऐसी आई थी कि अर्जुन सिंह जी को बोलना पड़ा था रीवा में आकर के, एक अखबार के मालिक के उद्घाटन था, अखबार का उद्घाटन, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं तो सुना था कि तब मध्य प्रदेश में 45 जिले होते थे, कि बोला था अर्जुन सिंह जी ने ऑन द रिकॉर्ड, तो मैं तो सुना था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, लेकिन लगता है रीवा में अमैया एक 46वां जिला है, अमैया जहां श्रीनिवास तिवारी रहते थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वो जहां के मुख्यमंत्री खुद श्रीनिवास तिवारी हैं। तो ये दूर तक की अदावत थी। लेकिन जहां तक सवाल सिंधिया परिवार का है, आप अच्छे से जानते हैं पूरे देश में सबसे बड़ी रियासत श्रीमंत रियासत थी, और मदर राव सिंधिया जी के फादर, फोर फादर जीवाजी राव सिंधिया जी के नाम का देश में क्वाइंस चलता था। तो जिनके पिता के नाम का, जिनके परबाबा के नाम का क्वाइंस चलता रहा, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, अशोभनीय टिप्पणी करना, दिग्विजय सिंह की फितरत। चलिए ब्रजेश जी, आता हूँ। दिग्विजय सिंह डॉक्टर रोहित हमारे साथ में है, युवा नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। रोहित जी, दो चीजें हैं इसमें। एक तो कई बार जब ये सवाल आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, ग्वालियर चंबल का भी आता है, तो ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा और पार्टी और मजबूत हुई है उस अंचल में। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है कि वो सीधे महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा दूसरा कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, राजनीतिक तौर पे ये मैं देखता हूँ इसको एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जी, देवदत्त जी ने जैसा कहा कि ये राजनीतिक बयान है पूरी तरह से, और इसके मायने निकालना, मुझे लगता है जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं इसके मायने निकालने के लिए दिशा में इसके मायने है नहीं। जी,
बात तो सत्यता यही है कि जिस दिन से सिंधिया जी गए हैं उस दिन से कुछ पनौती कांग्रेस की कम हुई है। और जहां पर ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो जैसा अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले कोर कमेटी की बैठक भाजपा की हुई और वहां पर ये जानकारी लगी कि 14 जो प्रतिष्ठित और वरिष्ठ नेता थे उनको जिम्मेदारियां दी थी और ये बात निकलकर सामने आई कि ग्वालियर चंबल में अन्यत्र जो भी निमाड़ मालवा है, बुंदेलखंड है, यहाँ पर भाजपा की स्थिति कमोवेश काफी कमजोर है। और इस बात को हम सिंधिया जी के जाने से इस बात को भी हम जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि 57 साल बाद कांग्रेस वहां पर नगरीय प्रशासन में काबिज हो पाई। तो ये अपने आप में क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है कि जिस तरीके से उनके जाने के बाद संगठन मजबूत हुआ, कांग्रेस वहां मजबूत हुई और भाजपा को नुकसान हो रहा है। जो पैराशूट से लिए हुए नेता है भाजपा ने, वो बेसिकली जो इनकी जड़मूल से जुड़े और जो विचारधारा से जुड़े नेता हैं उनके बीच में प्रतिद्वंद की जो राजनीति अभी जन्म ले रही है, ये भाजपा इसको संभाल नहीं पाएगी। और मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे इस बयान को केवल इतना ही देखना चाहिए कि हमें तो इस बात से फायदा है कि सिंधिया जी अब नहीं है। हाँ, इस बात का दुख, जैसा देवदत्त जी ने कहा, ये तो देखिए, ये तो एक इस तरह की, क्योंकि एक ऐसा घटनाक्रम था जो सदियों में घटता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब से भाजपा ने अपनी कथनी करनी और अपनी असली राजनीतिक अपना मुखौटा उतारा है और असलियत अपने अपना असली चेहरा दिखाया है, तब से देखिए आप 70 वर्ष की बात करते हैं कि ऐसी राजनीति रही, वैसी राजनीति रही। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 70 वर्ष में क्या कभी ऐसी राजनीति रही कि इतनी बार हॉर्स ट्रेडिंग हुई हो, सत्ता गिराई गई हो पैसे के बल पे? तो ये भी तो एक अपने आप में बहुत दुखद घटना है ना। जनता ने तो कांग्रेस को ही चुना था, जनता ने तो मैंडेट कांग्रेस को दिया था और जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाया था। अगर ये लोग महत्वाकांक्षा के चलते चले गए और उस कारण से पूरा राजनीतिक उलटफेर हो गया, तो ये जनता के साथ भी तो धोखा था, ये लोकतंत्र के साथ भी तो छलावा था। ये अगर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक एक स्पेस होना चाहिए किसी भी देश में, पार्टी में, सत्ता में, तो ये किस तरह का डेमोक्रेटिक स्पेस है? ये तो फ्रीडम का, ये तो स्वच्छंदता का गलत उपयोग करना। डॉक्टर रोहित, आपने एक बात कही कि पनौती कम हुई है। ये पनौती के तौर पर है कि कहीं ना कहीं इस बात की ये चिंता है कि ग्वालियर चंबल में एक ऐसा फेस जो आपके पास में था, अब वहां पर कोई दूसरा ऐसा फेस वहां अभी तक कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई है, चुनाव है, तो ये चिंता है कांग्रेस की? नहीं राजेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमें कोई चिंता नहीं है वहां की। क्योंकि देखिए, मैं फिर से एक बात बता दूं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जनता चुनाव लड़ती है। कोई अगर कहे भी पार्टी के हमने कुछ किया है और वो उस एजेंडे को उस प्रोपेगेंडे में कन्वर्ट करके अगर वोट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करे भी, तो भी जनता ही मैंडेट देती है। जैसा अभी हम देख रहे हैं, मुख्य रूप से अगर बात करी जाए तो भाजपा के विरोध में बहुत तेज माहौल है और इसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा। और इसी बात को मैं इस तरीके से भी कह रहा हूं कि जो सिंधिया जी के विरोध में जो हमारा जो मैंडेट था, या एक जो कॉन्शाइंस थी, जनरल जो एक अवधारणा थी सिंधिया जी के विरोध में, वो सिंधिया जी के जाने से कट गई। तो कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में फायदा पहुंचने लगा। इसी चीज को मैं इस तरीके से रख रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक बैड ओमेन था हमारे लिए, वो कट गया है। अब वो पाला बदल के वहां भाजपा की तरफ बैठी हुई, तो मुझे लगता है भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा उनके रहने से। चलिए देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह के बीच में जिस तरह से चीजें चलती हैं, जिस तरह से द्वंद्व चलता है, और अगर दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया तो तत्काल, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने भी तत्काल ट्वीट कर कह दिया कि दिग्विजय सिंह जैसे जो देश विरोधी हैं या मध्य प्रदेश के बंटाधार हैं, भारत में पैदा ना हो। बिल्कुल भी उसमें देर नहीं लगाई। चूंकि 5 से 6 महीने का वक्त बचा हुआ है और दिग्विजय सिंह जिस तरह से टारगेट सिंधिया को करते हैं और लगभग उसी अंचल से आते हैं जिस अंचल, दोनों नेता एक ही अंचल से आते हैं, कहीं ना कहीं जो चुनावी एक समर है उसके अलावा एक जो व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं, व्यक्तिगत जो हमले हैं, लगता है वो जारी रहेंगे। क्योंकि कहा भी जाता है कि दिग्विजय सिंह की पूरी कोशिश यही है कि अपने बेटे को वहाँ पर उन्हें प्रतिस्थापित करना है, उनके लिए एक ज़मीन बनाना है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरा वहाँ पर रहे हैं, कोई दूसरा नेता नहीं था, लेकिन अब वो रिक्तता हुई है, और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया।
देखिए, वैसे भी सामान्य व्यवहार में कहा जाता है दोस्तों की दुश्मनी और दुश्मनों की दोस्ती प्रायः ठीक नहीं होती। तो इन लोगों में जिस तरह की एक ही क्षेत्र के इलाके को लेकर वर्चस्व को लेकर हमेशा से माधवराव के समय से भी ये रही टकराहट। कई बार माधवराव का नाम चला मुख्यमंत्री पद के लिए, तब तमाम कांग्रेस यही सब इकट्ठे हुए, उनको नहीं बनने दिया। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी वही अड़ंगे थे। तो अब जब आमने सामने हो गए, पहले अंदर छिपे छिपे बार होते थे पार्टी के अंदर, जैसे हर दल में होते हैं, अब खुला बार है, दोनों के लिए मौका है। अब दोनों सिद्ध कर सकते हैं। अभी तक तो दोनों अपने अपने नेताओं को समझाते थे कि नहीं, उनका आधार नहीं है, मेरे आधार है, मेरे कारण चंबल इलाके में कांग्रेस जीत रही। वो कहते थे हमारे कारण हमारी लोकप्रियता है। तो अब दोनों जन के लिए पर्याप्त अवसर है कि अपनी अपनी लोकप्रियता सिद्ध कर दें 2023 के चुनाव में, कि आखिर गुना शिवपुरी से लेकर चंबल इलाके में किसका वर्चस्व है और किसका चलती है वहाँ। और इसके लिए दोनों दलों के नेता भी चाह रहे हैं कि आपस में इन दोनों जन का मुकाबला हो जाए, तो ये जो हमेशा की जो चली आ रही है वो भी तय हो जाए। तो अब तो कोई किसी को कसर नहीं छोड़ेगा। आप देखेंगे ज्यों-ज्यों चुनाव आएंगे और तीखे हमले होंगे और वार होंगे, क्योंकि ये तो आर पार की लड़ाई है, डू एंड डाई है। इधर इन सबको सिद्ध करना है कि सिंधिया के कारण हम 18 में नहीं आए थे, हम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हम कांग्रेसियों के कारण आए थे। उधर सिंधिया को सिद्ध करना है कि हम नहीं तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, हम इधर आ गए तो हम इधर जीतेंगे। तो ये राजनीति में एक चलता ही रहता है और वो चलेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश की परिस्थिति है अभी, वहाँ अभी दो दलीय व्यवस्था है। व्यक्तिगत जो रुझान रहा है मतदाताओं का वो नहीं रहा दलों के साथ, और दल में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है। कई प्रयोग हुए मध्य प्रदेश में नेताओं ने अपने वर्चस्व स्थापित करने के, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो अभी इनको दलों के अंदर रह के जिस तरीके से दल के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना है 2023 के चुनाव में, उसके लिए जरूरी है कि जब तक एक दूसरे की जो प्रतिमा है साफ सुथरी, उसको खरोचे ना की जाए। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात देवदत्त जी आप कह रहे हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे, क्या माना जाए कि अगर ठीक है दिग्विजय सिंह जो कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कह रहे हैं, लेकिन अगर इस अंचल में देखें, क्योंकि बार बार वही आता है कांग्रेस की तरफ से कि हमें कोई फ़र्क उनके जाने से नहीं पड़ा और हम तो और मजबूत हुए, हमने देखो ग्वालियर जीत लिया निकाय, हमने वहाँ पर मुरैना हमने जीत लिया। दूसरी तरफ ये बात आती है कि तमाम सारे दिग्गज उस ग्वालियर चंबल में हैं, चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर लें या फिर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर लें या अन्य तमाम सारे नेता हैं। ये भी एक आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब टिकट वितरण और जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, ये चुनौती है कि अलग अलग जो बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है वो अपने अपने दावेदारों की पैरवी करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम सारे नेताओं को लेकर। राजेश साहब, रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है और मैं अपने काबिल मित्र को सुनाना चाहता हूँ कांग्रेस के, कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेद न आन उपाऊ। इतनी लंबी चौड़ी बातें दिग्विजय सिंह के बारे में या उनके बारे में इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक इतने प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के वो हैं, बेटे हैं, जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है मध्य प्रदेश की राजनीति। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कहते हैं, ये तो दुनिया जानती है। एसपी सिंह सैनी के एक बहुत महान लेखक ने दिग्विजय सिंह के बारे में टिप्पणी किया था। और तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में जैसे इन्होंने कहा कि सिंधिया जी पनौती थी, पनौती तो वास्तव में दिग्विजय सिंह जी हैं। खुद कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस के वोट घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू आतंकवाद को लेकर के उनका जो बयान होता है, इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उनके जो बयानात रहे, चाहे बटाला हाउस की बात रही हो, जितनी भी गतिविधियां रही हो, ओसामा बिन लादेन जी, माने वो जितना भी करते हैं एक धर्म विशेष को खुश करने की राजनीति करते हैं। वो चाहते हैं कि कितनी अधिक से अधिक हिंदुओं की भावनाएं आहत हो, वो चाहते रहते हैं कि हिंदुओं को उनके पैर नीचे दबोच दिया जाए। ये सब दिग्विजय सिंह की मानसिकता दर्शाता है। तीसरी बात मैं आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जहां तक चंबल संभाग की बात, चंबल संभाग में ध्रुव सत्य है कि चंबल संभाग में सिंधिया जी की अपनी एक बहुत बड़ी पकड़ थी। माधवराव जी सिंधिया जी जब केंद्रीय मंत्री होते थे, नागरिक उड्डयन मंत्री होते थे, मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे, तब भी दिग्विजय सिंह जी की हैसियत उनके सामने बैठने की नहीं।
वो श्रीमंत है। श्रीमंत माने महाराजाओं के महाराजा श्रीमंत एक होता है पूरे देश में, वो और उनके फादर, उन्होंने राज किया था देश में। दिग्विजय सिंह जी ने राज नहीं किया, इनके फादर ने राज किया। जो दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया के बीच का इतिहास जानता है, अच्छे से जानता है कि माधवराव जी ने इस देश में कुछ दिन राज्य किया है, ये नहीं किए हैं राज्य दिग्विजय सिंह। तो इनको जिसने राज्य किया हो उसको अच्छे से पता है कि एक राजनेता का जनता के प्रति धर्म क्या होता है, राजनीतिक कर्तव्य क्या होता है, किस तरह से विधान के तहत, किस तरह से लोकतांत्रिक सुचिता के तहत हमको राज्य करना चाहिए। वो उनका परिवार है। और सिंधिया जी की आभा मंडल, सिंधिया जी इतनी अद्भुत है कि उनके कहने पे बताइए 22-24 लोग छोड़ के चले आए। दिग्विजय सिंह जी बुलाने गए थे लोगों को कि लौट के आ जाए बिसाहू लाल सिंह जी लोग, कोई लौट करके नहीं आए इनके साथ। तो लोगों ने देखा है कि दिग्विजय सिंह जनता के बीच विश्वास खो चुके हैं, अपने पार्टी के नेताओं के बीच विश्वास खो चुके हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात किया है, जो बात अभी तक पूरे डिबेट में नहीं आई राजेश साहब। दिग्विजय सिंह जी का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य है अपने बेटे जेवी को जो है मध्य प्रदेश के राज्य में पूर्णतः स्थापित करना, उसको मुख्यमंत्री बनाना। और उसके लिए ही उनकी पूरी राजनीति का ताना बाना है। और जो इस तरह बयानात देना, इस तरह की बातें करना, जिससे कि अगर थर्ड टाइम सरकार बने कभी कांग्रेस के भी धोखे, तो उस पर उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, उनको और किसी के प्रति कोई मोह ममता। डॉक्टर रोहित नायक, दो चीजें हैं, एक ब्रजेश जी जो कुछ कह रहे हैं, या दूसरा कि दिग्विजय सिंह जी को इस तरह का बयान जो उन्होंने दिया है, क्या कांग्रेस को, पार्टी को डर सता रहा है आगे? जिस तरह की चीजें बीच में हुई हैं कि तमाम सारे जो छिटक कर जो नेता गए हैं, क्या वो भी अभी डर है कहीं ना कहीं? नहीं राजेश जी, हमको इस बात का डर नहीं है, हमें इस बात का भय जरूर है कि लोकतंत्र की इस तरह से, जिस तरह से अवहेलना और हत्या की जा रही है सतत, ये तो रुकनी चाहिए कम से कम। डर इस बात का जरूर है कि अगर जनता किसी को जिताती है और अगर उसके बाद वो सत्ता में काबिज होते हैं, तो उसके बाद कहीं कोई फिर उठापटक ना हो, क्योंकि पैसा इस तरीके से बोलने लगा है राजनीति में आज के समय में कि मुझे लगता है कि जैसे अभी ब्रजेश जी भी बोल रहे थे, भले ही वो श्रीमंत हो, वो राजाओं के राजा हो, लेकिन हर राजा प्रजा का संबंध नहीं होता, जनसेवा और सेवक का संबंध होता है राजनीति में। और यही महत्वपूर्ण है कि आदमी धरातल पर आए, जमीनी काम करे, ऊपर से हवाई जो काम है उसका कोई अर्थ नहीं है। जनता के बीच घुसना पड़ता है। अब सिंधिया जी का तो इतना बड़ा होगा है, जैसा ब्रजेश जी बता रहे हैं कि उनसे तो शायद मिलना ही बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि जमीनी काम करने की आवश्यकता रहेगी, और ये सिंधिया जी के लिए बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज होगा, क्योंकि उनने एक बार तो ये कर लिया, महत्वाकांक्षा के चलते जो भी सौदेबाजी हुई वो हो गई, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है इनको सिद्ध भी करनी पड़ेगी, अपनी महत्ता सिद्ध करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है गेंद उनके पाले में है, उनको उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा इस बात को सिद्ध करना कि वो वहां गए हैं तो भाजपा के लिए क्या वो एक वाकई एसेट की तरह गए या लाइबिलिटी की तरह गए। क्योंकि अगर वो बोझा बन जाएंगे वहां पर तो उनका भी कोई काम नहीं रहेगा। भाई अगर सत्ता में नहीं रहे तो फिर क्या काम रहेगा? अभी राज्यसभा की सीट तो प्राप्त कर ली, अगर वो गए तो उनने अपने लिए भी तो एक महत्वाकांक्षी पद चाहा ना, और उनको राज्यसभा भेजा गया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर राज्यसभा नहीं मिलती तो वो भी ना जाते, और या यहाँ मिल जाती तो शायद वो भी ना जाते। तो लेकिन पार्टी हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं दे सकती, और ये बात हमको सबको समझना बहुत आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। अब जो बाकी जनता जानती है कि किस तरीके से चुनाव की अभी हवा चलेगी और रुख होगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है और जो हम जनता के बीच जाते हैं, भाजपा के विरोध में बहुत तेजी से माहौल है। विकास यात्रा में भी हमने देखा 160 जगह तो इनका सीधे सीधे स्थानीय विरोध हुआ। अब बताइए 247 जो भी सीट हमारे यहाँ हमारी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे 160 सीटों में इनका विरोध हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये कहां से क्या बोलते हैं कि इनका धरातल पे इनका कुछ जगह बची हुई है, जनता के दिल में इनके लिए स्थान है, क्योंकि 18 साल की सत्ता रहने के बाद भी जनता को कुछ मिला नहीं है। बिल्कुल रोहित जी जो बात कर रहे हैं, और चूंकि अब 30 सेकंड में, चूंकि वक्त बहुत कम है, ब्रजेश जी 30 सेकंड में बात रख दीजिए अपनी, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो। देखिए मैं बहुत बिल्कुल 30 सेकंड में रख दूंगा। देखिए रोहित जी बार बार कह रहे हैं हार्स ट्रेडिंग की बात। अरे आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। भारत के संविधान ने आपको आजादी दिया है, 153C के तहत आपको कार्रवाई करना था अगर कुछ ऐसा था। आपके विधायक जा रहे थे, बेंगलोर में विधायक रुके हुए थे, सब अपनी इच्छा से गए, अपनी मर्जी से गए। चलिए अब चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है, इससे आगे दोनों को ही निकलना होगा, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस या तमाम सारे दल। तीनों मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से राजा बनाम महाराजा की जो लड़ाई है वो दिख रही है मध्य प्रदेश में, जाहिर सी बात है वक्त कम है और तमाम सारे मुद्दे आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप,
इसके अलावा दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जिस तरह से जंग और ऐसी तमाम सारी जंग मध्य प्रदेश की राजनीति और सियासत में चुनावी बेला में देखने को मिलेगी। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।